नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। तवक्को से थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, लेकिन चलो 1% बढ़ा दिया। तवक्को वैसे ये की जा रही थी कि शायद ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यह है कि थोड़ा किसी को आप कह सकते हैं ना, किसी को ज़्यादा नाराज़ किया ना किसी को ज़्यादा खुश किया। 1% बढ़ाया है इंटरेस्ट रेट को और ये अब पहुंच गया 9.75 पे, पहले था 8.75। और मेरे नज़दीक, अच्छा मैं अपनी राय आपको दूंगा, ठीक है, और मेरी अपनी राय जो है वो मैं ये नहीं कहता कि मुस्तनद है, ये साइंसी तौर पर एक ज़ाविया नज़र ये कहता है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है ये इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा कह लें, हमारे मुल्क के अंदर तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे रिस्क इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा होना लाजिम है। ये साइंसी फैक्ट है, सही है गलत है आप जाने। मेन चीज़ ये है कि इकोनॉमिक्स की किताब और फाइनेंस की किताब ये कहती है कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। अब मैं वही कह रहा हूँ कि दिस कैन बी डिस्प्यूटेड फॉर मेरी रीजंस के फॉर नेशनल डेवलपमेंट और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री आपको इंटरेस्ट रेट कम रखना चाहिए वगैरह वगैरह। बट आई टोल्ड यू द साइंटिफिक परस्पेक्टिव। This scientific perspective, people who follow this scientific perspective, IMF, World Bank, International Monetary Institutions, banks, they follow this. And that's why, you know, sometimes हम compel हो जाते हैं कि हम भी फिर वही फॉलो करें। फिर मैं यही बात कहूँगा कि इस पे जजमेंट आपने देनी है, सही या गलत है। मैं आपको साइंसी जाविया पेश करके बता रहा हूँ। पाकिस्तान की मईशत डोलड्रम्स में है, रोज़ डॉलर इज़ रीचिंग न्यू हाइट्स। मैं फिर बार बार वही राग अलापता हूँ, बार बार वही बात करता हूँ। जब तक आप अमेरिका से सुलह नहीं करोगे वो आपकी इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर देंगे। बस आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स नाउ। अगर आप उनके साथ सही नहीं चलोगे वो आपकी इकॉनमी को बर्बाद कर देंगे। और जो ये चाइना का बता रहे पाकी दो ती शू शा टू टा पू पा चू चा, ये 1 रुपया नहीं देंगे आपको। चाइनीज आपको 1 रुपया नहीं देंगे, ये आपको तड़पता मरता छोड़ देंगे, ये आपको बचाने नहीं आएंगे। इनके साथ सबसे ज्यादा आपका ट्रेड है। दे आर द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स व्हेन यू टॉक अबाउट इंपोर्ट। 1 टके की मदद अगर चाइनीज कर देना तो मेरा नाम बदल के शहबाज शरीफ, मेरा नाम बदल के कुछ भी रख देना आप, ठीक है। सॉरी गलत हो गया, अगले वजीर आजम भी बन सकते हैं शहबाज शरीफ साहब। चलो मेहमानों का तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वसीम वोरा साहब, नायब सदर FPCCI और मौजूदा तौर पर स्टैंडिंग कमेटी जो है इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज के, उसके सरबराह हैं। जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मुल्क के मारूफ मईशतदान हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब एहसन मेहनती साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मुल्क के मारूफ मैं कहूँगा कि फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं और इस शोबे के ऊपर बड़ी महारत रखते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। स्टूडियो के अंदर हमारे साथ चूँकि वसीम वोरा साहब मौजूद हैं तो इन्हीं से पहले आगाज़ करते हैं, लेकिन यह है कि एक ब्रेक मुझे लेनी होगी। ब्रेक लेने के बाद ही मैं बात करूंगा, लेकिन चलो मुझे बताया जा रहा है कि पहले फ़ारूक सलीम साहब से बात कर लें। चलें, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब को वेलकम करता हूं शो में। सर थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप कोई मॉनेटरी पॉलिसी बना लें, आप कोई बजटरी पॉलिसी बना लें, कोई स्ट्रेटजी डिवाइस कर लें, अगर आपने अर्तुगल बनने की कोशिश की तो आप ये याद रखें कि तुर्की की इकोनॉमी के साथ वेस्ट ने क्या किया है। तो सर प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि कुछ सैनिटी आप फूकें इनमें, जो लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं, कि प्लीज़ 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 महाज़ाराई ना करें, क्योंकि महाज़ाराई करेंगे तो वो हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर देंगे और कोई हमारा दोस्त हमें बचाने नहीं आएगा, जो मुझे दिखाई दे रहा। आगे राय आपके पास, यू हैव द फ्लोर सर। देखिए, हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें अमेरिका के पास भीख मांगने नहीं लेके जाता या IMF के पास मजबूर नहीं किया जाता कि आप जाएं। हमारी अपनी माशी पॉलिसियों के नतीजे में, हमारी अपने खसारों के नतीजे में, हमारे अपने तिजारती खसारों के नतीजे में, हमारी अपनी माशी पॉलिसीज की फेलियर के नतीजे में हम ये निकलते हैं कभी IMF के पास, कभी सऊदी अरेबिया के पास और कभी अमेरिका के पास। अब आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ, पोटेंशियल तो इस मुल्क में बेतहाशा नजर आता है। प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज को मैनेज करने वाले जो हैं वो उसको वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं
और उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर फरूख सलीम साहब, यू आर एन इंटेलेक्चुअल ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, डू यू फेवर अ पॉलिसी वेयर वी इंटेंड टू गो head on against the West, which is resulting in the increase of the rate of the dollar every day, which is resulting in earning their ire? आप believe करते हैं? And in the meantime, by the way, मैं आपको बताता चलूं कि China is our biggest trade partner. I think billions of dollars of worth of stuff we import from them. 1% वो हमें नहीं दे रहे. We are trying to compromise our relation with the West for China. ये हमें करना चाहिए, आप मुझे बताएं। देखिए, आपका बुनियादी नुक्ता ये आ रहा है कि आवर फॉरेन पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन आवर नेशनल इंटरेस्ट। यस, ये दो क्रिटिकल टर्म्स हैं कि हमने बैठ के अपना नेशनल इंटरेस्ट डिटरमिन करना है। आपके मेरे 22 करोड़ पाकिस्तान क्या है, और उस मुफाद को फिर हमने परसू करना है अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू। मैं आपसे यहाँ पे एग्री करता हूँ कि ये काम नहीं हो रहा। हम फॉरेन पॉलिसी अपने जज्बात की जोर के ऊपर, अपनी ख्वाहिशात के जोर के ऊपर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर चलाने की कोशिश नहीं हो रही। You are very good at statistics, sir. You are very good at statistics. The national reserve of US dollars with China is enormous, but they are not coming out to help Pakistan in this hour of need. तो गुफ्तगू अब हम कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के मुतालिक। वसीम बोरा साहब की जानिब जाऊंगा। वसीम बोरा साहब, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप बताइए कि मॉनेटरी पॉलिसी के मुतालिक आपकी क्या राय बनी है। जी वसीम बोरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि ये MPC का डिसीजन अनटाइमली है। इन्होंने एक लास्ट जो इंक्रीज़ किया था उसको अभी कंसोलिडेट होने का, इकोनॉमी में जज्ब होने का मौका देना चाहिए था। ये एक हेस्टी डिसीजन है। इससे ज़ाहिर होता है कि कोई पैनिक है। आप जनवरी तक वेट कर लेते, फरवरी तक वेट कर लेते। आप अगर इससे ये समझते हैं कि इंपोर्ट्स कम होंगी तो उसका अभी फ़िलहाल कोई चांस नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि इंपोर्ट, हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है वो सब इंपोर्ट बेस्ड है। हमारी एक्सपोर्ट भी जो है वो इंपोर्ट बेस्ड है। अगर आप टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को ले लें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास उसका रॉ मटेरियल कॉटन वो इंपोर्ट बेस्ड है। हमारी अपनी कॉटन की प्रोडक्शन कुछ ज़रूर बढ़ी है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट कहीं ज़्यादा है। लिहाजा मोर देन 1.5 बिलियन डॉलर से की हमें कॉटन की सालाना इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। अब आप ये बताइए कि क्या हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के क्या ये तरीके हैं? मेरा ये ख़्याल है कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्सेस टू कैपिटल, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू मार्केट्स, ये हमें जब तक हम अपने स्मॉल एंड मीडियम एक्सपोर्टर्स को ये प्रोवाइड नहीं करेंगे, हमारी एक्सपोर्ट उन बड़े हाथों में रहेगी जो अभी है। हमें इस वक्त अपनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का हरगिज़ ये तरीका नहीं है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। दुनिया में कौन सा मुल्क इंटरेस्ट रेट इस लेवल पे लेके आया है? जो दुनिया के टॉप के एक्सपोर्टर्स और टॉप के प्रोड्यूसर्स हैं। आप किसी का एग्ज़ाम्पल ले लें, जो इकोनॉमीज़ हमारी नेबरहुड में हैं वो भी इससे आधे इंटरेस्ट रेट के ऊपर काम कर रही हैं, इससे भी कम पे काम कर रही हैं। लिहाजा ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का MPC का जो एक्शन है और MPC पे टोटल डिपेंडेंट, इससे ज़ाहिर ये होता है कि हम पेपर वर्क पे ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं, और जो ऑन ग्राउंड इंडस्ट्री है और जो ऑन ग्राउंड लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी अपने एम्प्लॉयज़, अपने बिजली के बिल, अपने गैस के बिल, अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टैक्सेशन, अपनी इनकम टैक्स की फ़ाइलों को
कंप्लीट करना है, और जिन्होंने वो हरगिज़ इसको पसंद नहीं करेंगे। हाँ, इसमें आज स्टॉक एक्सचेंज में इसकी बेहतरी हुई है और वो एक सट्टे का कारोबार है। मुझे ये बताइए कि क्या हम इस पर डिपेंड कर सकते हैं? हमारे मुल्क की इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंड करती है? बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं यहाँ पर। एहसन मेहती साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूंगा। हमारे मुल्क की इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, और इस किस्म के फैसलों से हमारी एम्प्लॉयमेंट कम होगी, बढ़ेगी नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन्फ्लेशन को हम देखें या हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखें। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिजली के बिल, बिजली का इंक्रीज़ करना, एनर्जी की शॉर्टेज, उससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ऊपर चली गई है। बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं यहाँ पर। मैं एहसन मेहती साहब की जानिब जाऊँगा। एहसन मेहती साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। अब यह कि मैं आपकी मुफस्सिल राय जानना चाहूँगा, क्योंकि इस शोबे के ऊपर आप बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। आप कैसा महसूस करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बढ़ने को? कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि शायद तवक्को थी थोड़ा इससे ज़्यादा होगा, कुछ की तवक्को, कुछ तो नहीं कहूँगा, बहुत कम लोगों की तवक्को थी कि शायद इससे कम हो। तो मेरे ख्याल दोनों ही साइड्स को पैसिफाई कर दिया गया। क्या कहते हैं? और वसीम वोरा साहब ने भी कुछ इसकी तशरीह की है, उसके मुतालिक भी अपनी राय दे सकते हैं। जी देखें, इससे पहले जो है हमने देखा 1.75% जो है वो बढ़ाया था, 175 बेसिस जिसको हम कहते हैं, और पॉलिसी रेट अगर इस बार देखें तो 100 बेसिस बढ़ा। तो आई थिंक कि इससे हमें एक चीज इंडिकेट हो रही है कि जो एसबीपी का जो स्टांस है वो एग्रेसिव नहीं है। एग्रेसिवली जो है वो इन्फ्लेशन को नहीं टारगेट किया जा रहा, क्योंकि इन्फ्लेशन का फिगर अनफॉर्चुनेटली 11.5 को टच कर गया है। अब जाहिर है इसके अंदर कॉम्पोजिशन है, रुपी को हम संभाल नहीं सके अगेंस्ट डॉलर। तो जो हमारे जो ममालिक हैं, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज हैं, उनकी इन्फ्लेशन से ज्यादा इन्फ्लेशन, बल्कि सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन फर्स्ट 3 कंट्रीज में हम आ गए। अब उसके अंदर 11.5 को जब हमने अर्जेंटीना और तुर्की के बाद रीच किया, तो सर्टेनली पॉलिसी रेट के अंदर तो इजाफा आता और आ गया 1.75 जो लास्ट टाइम आ गया। इस बार इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200 बेसिस पॉइंट या 2% और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि एग्रेसिव पॉलिसी और देखी जाएगी। लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि एसबीपी का जो रोल रहा है वो काफी ज्यादा मुस्बत रहा, और वहां पर उसने इन्वेस्टर के जो खदशात हैं या कंसर्न्स जो थे उनको देखते हुए पॉलिसी रेट को जो है वो 1% से बढ़ाया। इन्फ्लेशन को अभी भी हम नहीं जाहिर रीच कर पाए। 9.75 हमारा इंटरेस्ट रेट है, 11.5 इन्फ्लेशन है। रियल इंटरेस्ट रेट अगर हम देखें तो वो अभी भी जो है वो नेगेटिव के अंदर है। जो तरक्याती ममालिक या ऐसे ममालिक जो IMF प्रोग्राम में होते हैं उनको स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है कि रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव हो। तो आई थिंक कि एसबीपी का एक स्ट्रॉन्ग रोल रहा है। IMF के अंदर जाकर जो हम लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो गए हफीज शेख के बाद जो है बहुत मुस्बत जो है वो रोल प्ले किया गया है। IMF की कंडीशन जो है वो जाहिर है रियल इंटरेस्ट रेट्स पॉजिटिव की होती है। उस कंडीशन को किसी तरीके से जो है वो उसके अंदर कुछ मामलात लाकर आगे तो इंटरेस्ट रेट को उस हिसाब से नहीं बढ़ाया जिस हिसाब से बढ़ाया जा सकता था। तो कैपिटल मार्केट के अंदर जो चढ़ाव है उसकी वजह यही है कि कैपिटल मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि एग्रेसिव पॉलिसी होती, 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता, लेकिन उसके बरक्स 1% बढ़ा है। और साथ में इंडिकेशन भी दे दी गई है कि ये मैक्सिमम जो है वो अपेरेंटली नजर आ रहा है कि इसके बाद पॉलिसी रेट का बढ़ना जो है वो एसबीपी उसको नहीं देख रही। तो आई थिंक कि नेक्स्ट पॉलिसी भी इंडिकेट कर दी गई है उसके साथ कि यहीं कहीं रेंज के अंदर जो है इसको इस सिचुएशन को जो है इस इन्फ्लेशन के जो रिएक्शन पाकिस्तान इकोनॉमी में पड़ा है उसका रिजॉल्व यहीं कहीं देखा जाएगा इन्हीं रेट्स के करीब। यानी यू डू नॉट सी एन अग्रेसिव फ्यूचर व्हेन इट कम्स टू आवर मॉनेटरी पॉलिसी, सही कह रहे हो? इंडिकेशन है एसबीपी की तरफ से वो ये है कि 13% दोबारा पॉलिसी रेट नहीं जाएगा, और वो यही समझ रहे हैं इस वक्त कंडीशंस को देखते हुए। बस ये चीज उनकी तरफ से भी इंडिकेट हुई है कि जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी थी, $20 से ऑयल बढ़ के $85 पे गया था, ये एसबीपी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और जिसकी वजह से जो है जो इससे पहले इंडिकेटिव पॉलिसीज उन्होंने इंडिकेट की थी वहां पे कहा गया था कि पॉलिसी रेट को नहीं बढ़ाया जाएगा, 7% पे मुस्तहकम रखा, लेकिन उनको भी नहीं पता लगा कि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इस नेच पे पहुंच जाएगी बात। और फिर जाहिर कमोडिटी प्राइसेस का बढ़ना नहीं था, मेनली रुपी का गिरना भी था। जो हमने देखा रुपी डिप्रिसिएशन 15 से 20% हो गई। ये एसबीपी इस चीज को हाइड कर गया है कि ये थोड़ा सा जो है ये भी इम्पैक्ट किया गया है ऑयल प्राइसेस
के बढ़ने के साथ साथ रुपया भी गिरा, और जब रुपया गिर गया सर्टनली तो इन्फ्लेशन बढ़ गई। अब इन्फ्लेशन जो बढ़ गई है वो एसबीपी एक्सपेक्ट कर रही है कि इससे ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होगी, और फिर जाहिर है पॉलिसी रेट के अंदर भी जो है वो चढ़ाव नहीं देखा जा सकता इस वक्त जो सिचुएशन है। तो आई थिंक कि 1% पे क्लोज करके ये चीज इंडिकेट कर दी है कि जो 1.75 लास्ट टाइम था अब फिर 1% हुआ। अब आने वाला मैक्सिमम रेट हमें जो नजर आ रहा है वो 0.5 बेसिस जो है वो ये क्लोज 10.5 पर हो जाएगा, ये पूरा इन्फ्लेशन का जो साइकिल है, अगर ऑयल प्राइसेस यहाँ पर मुस्तहकम रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो एक्सपेक्ट कर रही है कि ऑयल $122 टच करेगा नेक्स्ट ईयर जून के अंदर, और फिर उसके बाद $125 को भी क्रॉस करेगा 2023 तक। तो आई थिंक कि अगर $122 या $120 अगर ऑयल हो जाता है तो वो सर्टेनली 50% ऑयल बढ़ जाएगा, और वो भी बहुत ही कम अरसे के अंदर जो है अगले 8-10 महीने के अंदर बढ़ जाएगा। और ये जो प्रेडिक्शन है जेपी मॉर्गन की है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रोकरेज है। तो आई थिंक कि इस वक्त हमें इस तरह से प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए कि जो इन्फ्लेशन है वो 11.5% पे रहेगी। मुझे इन्फ्लेशन नजर आ रही है 20% पर। 20% पर बड़ी अहम बात की है, और एसर मेहनती साहब हमेशा सोच समझ के कदम रखते हैं, मैंने देखा है। वसीम वोरा साहब की जानिब मैं आऊँगा और बड़ा ही अहम सवाल पूछूंगा। वसीम वोरा साहब, बुनियादी मसला ये है कि पाकिस्तान की इकनॉमिक डिप्लोमेसी बहुत ही ज़्यादा फॉल्टी रही। पहले हम अपने बिरादर अरब ममालिक के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना शुरू हो गए, फिर उन्होंने नोटू पकड़ा दिए, हमने नोटू पकड़ के उनकी तारीफ़ें करना शुरू कर दी। हमारा मतलब कोई समत नहीं है दुनिया की, हमारे बारे में जो मॉरल जजमेंट है बहुत ख़राब आ रही है। फिर उसके बाद हम चाइना के पीछे लगे रहे और बहुत सारे वेस्टर्न एलाइज़ को नाराज़ कर दिया, और मामलात कुछ ऐसे हैं कि आपको ख़ुद पता है, आप कारोबार से मुंसलिक भी हैं, और ब्रेक के दौरान भी बात हो रही थी कि आप ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ हैं। हमारे सबसे बड़े एक्सपोर्ट पार्टनर्स जो हैं वो वेस्ट है, और इंपोर्ट के अंदर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो लोग हमारे साथ ट्रेड पार्टनर हैं वो चाइनीज़ हैं। चाइनीज़ के साथ हमारा, अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इस हिसाब से कि हम उनसे चीज़ें ख़रीदते हैं, और हमारा ट्रेड बैलेंस भी जो है वो उसी से डिस्टर्ब है। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्लानिंग बहुत पुअर है। हमने एक को खुश करने के चक्कर में दूसरे को नाराज़ कर दिया, और जिसको खुश करने की कोशिश की उसने टका हमें कुछ नहीं दिया। तो मुझे समझ कुछ नहीं आ रही कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू। कभी हम रशिया के पास भाग जाते हैं, फिर रशिया इंडिया के पास भाग जाता है, फिर हम कहीं और भाग जाते हैं, फिर हम अर्तुगल बन जाते हैं, हम टर्की के पास भाग जाते हैं, फिर टर्की की इकॉनमी तबाह हो जाती है, फिर हम वहाँ से भाग के वापस आ जाते हैं। मतलब हम बिल्कुल कुछ, हमारी सेंस कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कहते हैं आप जी? देखिए, आपने बजा फरमाया। मैं चाइना कोई पिछले 20-25 सालों में शायद 50, 60, 70 दफ़ा गया हूँ चाइना। इतनी दफ़ा गए? जी, इससे भी ज़्यादा गया हूँ, क्योंकि मेरा बिज़नेस है और मैं उनको समझता हूँ। मैं रशिया भी गया हूँ, और ऐसा सेशन मैंने अटेंड किया जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन के साथ वो सेशन था। लिहाजा मैंने रशिया को भी उनके हाईएस्ट लेवल पे देखा मैंने। बात यह है, हमारी एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ सकती हैं तो वो इन दो कंट्रीज़ में बढ़ सकती हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई कोशिश नहीं होती। चाइना के साथ हमने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया हुआ है, और वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मैं ये समझता हूँ कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना से हमने किया हुआ है वो हमारी इकोनॉमी को ले डूबा है। हम चाइना से $20 बिलियन की इंपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, और वो हमसे $2 बिलियन का माल लेने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, अपनी फॉरेन एक्सचेंज को बचाना है और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो पहला कदम हमको ये करना चाहिए कि चाइना के साथ हमारा जो FTA है उसको स्क्रैप कर दें। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा, न सिर्फ चाइना के साथ, बल्कि हमारा जो FTA है वो मलेशिया के साथ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडोनेशिया के साथ है, और श्रीलंका के साथ है। इन कंट्रीज़ के साथ हमने इंपोर्ट बेस्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनके बेनिफिट में किया हुआ है। मुझे बताइए कि क्या हमको खुर्दनी तेल की इंपोर्ट नहीं करनी है, तो हमने उसको किस बात की ड्यूटी में छूट दे दी है? बड़ी अहम बात की आपने, बहुत अहम बात की, हाईलाइट किया आपने सही इशू। हमने वो क्या हमसे हमारा चावल फ्री ट्रेड में ख़रीदते हैं? नहीं ख़रीद रहे। ना इंडोनेशिया, ना मलेशिया, ना ही
श्रीलंका, ये लोग हमसे हमारा चावल लो इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं खरीदते। उन्होंने वहाँ अपने यहाँ एक इसका टैरिफ बनाया हुआ है और एक कोटा मुकर्रर किया हुआ है। हमने फ्लड गेट्स खोल दिए हैं FTA करके। इसका मतलब हमने अपनी फॉरेन एक्सचेंज को पानी की तरह बहा रहे हैं इंपोर्ट करके। अगर आपने इंपोर्ट करनी है और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करनी है तो क्यों आप अमेरिका में माल बेचने के लिए क्यों नहीं जाते? अमेरिका आज भी हमारा बिगेस्ट टेक्सटाइल इंपोर्टर है। वहाँ पर हाँ ये बात ठीक है कि जब लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में उन्होंने बांग्लादेश को लिया था तो बांग्लादेश को उन्होंने 0% इंपोर्ट ड्यूटी दी थी और हमारी टेक्सटाइल गुड्स के ऊपर 11% ड्यूटी हुआ करती थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी हो गई। हम अपनी इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई नहीं कर सके, अपनी एक्सपोर्ट्स को। आज भी हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बड़े ग्रुप्स कर रहे हैं। वो कॉटन यार्न करते हैं और कॉटन यार्न भी एक महदूद उसकी मार्केट है। ठीक है, ये बड़ी मार्केट है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इसमें हमें अब जो करना है वो बेसिकली ये करना है कि चाइना के साथ FTA स्क्रैप कर दें, बल्कि सबके साथ FTA स्क्रैप कर दें। दूसरा, हमें नंबर ऑफ एक्सपोर्टर्स बढ़ाने चाहिए, न कि एक्सपोर्ट बढ़ाने की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। तो ये बड़ी अहम बात आपके साथ हो रही है। यहाँ पर मैं चाहूँगा शहरोज खान साहब से भी मुख्तसर सवाल का जवाब ले लूँ, फिर उसके बाद एहसन मेहनती साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूँगा। शहरोज साहब, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा फोकस चाइना के ऊपर डाल दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पर बड़ा बुरा वक्त आया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, डॉलर की कदर में बहुत तेज़ी से इजाफा हो गया है और ज़र मुबादला के ज़खायर अगर इस खित्ते में सबसे ज़्यादा किसी के पास है तो चीन के पास है, लेकिन वो हमें टका कुछ नहीं दे रहा, हम उनके पीछे भागते फिर रहे हैं। क्या आपके ख्याल से इस मुश्किल वक्त के अंदर चीन को हमारा साथ नहीं देना चाहिए, और क्या कम से कम और कुछ नहीं तो जिस तरह वसीम बोरा साहब ने बताया कि तिजारत के अंदर ही हमें कोई एडवांटेज दे दे? क्या कहते हैं आप? मैं आपका सवाल पूरा सही समझा नहीं, मुझे आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी, तो माज़रत के साथ अगर आप इसको दोबारा रिपीट कर दें तो दैट वुड बी गुड। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे जो चीन है वो हमारा बड़ा करीबी दोस्त तस्वर किया जाता है और इस खित्ते में सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला के ज़खायर उसी के पास हैं। पाकिस्तान के अंदर डॉलर इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, क्या वक्त नहीं है कि चीन को हमारी मदद के लिए आना चाहिए? और अगर बराह रास्त मदद नहीं कर सकता तो कम से कम तिजारती खसारा कम करने के लिए हमसे कुछ अशिया खरीद ले। वो क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और चीन से हमारी बहुत पुरानी वाबस्तगी है, दोस्ती है, और हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान का और चीन का जो CPEC है उसके साथ माशाल्लाह चीन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और भी डिफेंस पर्पसेस के हिसाब से भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बट इसमें एक चीज़ ये है कि लेकिन चीन तो अपने आप को मनवा रहा है और चीन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, चीन की इकॉनमी बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है, बट इसमें सबसे बड़ा मेजर मसला हमारे साथ ये है कि हम कब तक के सिर्फ टेक्सटाइल के अलावा, गारमेंट प्रोडक्ट के अलावा हम कब अपनी कैपेसिटी को प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे। बाकी और चीज़ें हमारे पास है ही नहीं कि जो हम अपनी एक्सपोर्ट करने के काबिल बनाएं। और उसके साथ साथ अगर हम देखें कि अगर हमें कुछ चीज़ अपनी एक्सपोर्ट करनी भी है टेक्सटाइल के अलावा, तो वो उसमें ना हमारी इनोवेशंस हैं, ना उसमें हमारी कोई डेवलपमेंट्स हैं, ना उसकी बड़ी अहम बात हो रही है। लेकिन शहरोज खान साहब, आपकी आवाज़ मुझे वाज़ेह नहीं आ रही। हम दोबारा से आपसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं और रब्ता बहाल कर होते फिर गुफ्तगू करेंगे। एहसन मेहनती साहब, आपकी जानिब आता हूँ, कंक्लूड कर दें, क्योंकि आप तो हमेशा मुतवाज़िन बात करते हैं। सर, बात ऐसी है कि अब इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर हमारे जो सो कॉल्ड दोस्त हैं उनको अपना किरदार तो अदा करना पड़ेगा। सर, यू कैन सी द इकोनॉमी इज़ हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, और आपने तो खुद वजाहत से बता दिया कि इन्फ्लेशन कहाँ जा रही है। तो आपके ख्याल से क्या एलाइज शुड नॉट जंप इन टू हेल्प अस? क्या कहते हैं आप? देखिए, आई थिंक कि $4.2 बिलियन का जो हमें पैकेज सऊदी इमारात मिली है वो एक अच्छी खुशाइन खबर है, और अपेरेंटली नजर ये आता है कि एक दो और जो ममालिक हैं वो हमारी ऐसे डाउनटर्न के अंदर जो है वो हेल्प कर सकते हैं कि जहां पर हमें, और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आने वाले वक्तों में खुद ही
एसवीपी जो की तरफ से इंडिकेशन है कि वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपेरेंटली चीजें नजर आ रही है कि रेमिटेंसेस थोड़ी सी कम हो रही हैं, बट करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो जाएगा, इंपोर्ट जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम, एक्सपेक्टेशन है कि वो कम होगा। तो मुझे ये लगता है अपेरेंटली कि हमारी जो इकोनॉमी है वो संभल जाएगी। अब शॉर्ट टर्म के लिए संभल जाएगी, लेकिन जिस तरह से इंडिकेशन ये है कि ऑयल प्राइसेस $60 तक भी अगर चली जाती हैं, जो इस वक्त $70 को से कम हो गई हैं, तो फिर लॉन्ग टर्म के अंदर हमें देखना है कि अगर ये $60 से $120 की तरफ जाती हैं, जो अगले साल एक्सपेक्टेड है कि वो जून के एंड तक चली जाएंगी 2022, तो वहां पर हमारी सिचुएशन काफी ज्यादा जो है $127 बिलियन का जो हमारा एक्सटर्नल डेट है उसकी रीपेमेंट है अगले 5 साल के अंदर। तो आई थिंक कि जो इकोनॉमिक हमारी सिचुएशन है उसमें ये है कि वी नीड सिग्निफिकेंट डॉलर्स, करंट अकाउंट सरप्लस हमें चाहिए ताकि हम हमारा $127 बिलियन का लोन रीपे कर सके अगले 5 साल के अंदर। और अगर हम ये पे नहीं करेंगे तो रुपया अगेंस्ट डॉलर जो है वो गिरता चला जाएगा। लेकिन इस वक्त अगर हम सिचुएशन देखें कि एज ऑफ नाउ तो वो सिचुएशन काफी ज्यादा कंट्रोल के अंदर आ गई है, और कैपिटल मार्केट जो पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखा रही हैं वो इसी बेसिस पे दिखा रही है कि आने वाले वक्त के अंदर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा नहीं देखा जाएगा, और एसबीपी ने फाइनली जो है वो इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए अपनी पॉलिसी स्टांस जो है वो लाकर इन्फ्लेशन को मोर लेस शॉर्ट टर्म में कंट्रोल कर लिया। बड़ा अच्छा आपने समअप करके जो है वो डिस्कशन को एक बड़ा खूबसूरत सा एक जिसे आप कह सकते हैं कि इख्तिताम दिया। अब इसके बाद जो है नाजरीन दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेस। नासिर हमारी टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।